इमेजिन कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि आपकी एक फ़्लाइट है, आपको कहीं पे जाना है। आपके हाथ में लगेज है, प्लान है कि बस जल्दी से चेक इन कर ले, कॉफ़ी ले और थोड़ा आराम करें। लेकिन गेट के अंदर जाते ही सामने सिर्फ एक चीज़ दिखती है, लंबी, बहुत लंबी, ऑलमोस्ट अनएंडिंग लाइंस। वेलकम टू द इंडियन आई, जहां हम बदलती दुनिया को देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। कल पूरे इंडिया के मेन एयरपोर्ट्स पर कुछ इसी तरीके का नज़ारा था। इंडिगो, जो पूरे देश के करीब 60% डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को कैरी करती है, अचानक से एक भारी टेक्निकल ब्रेकडाउन का शिकार हो गई थी। और ये कोई स्मॉल ग्लिच नहीं था, पूरे सिस्टम ने ही काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, हर जगह वही नज़ारा। लोग हाथ में बोर्डिंग पास पकड़े खड़े हैं, लेकिन स्कैनर्स काम ही नहीं कर रहे। बैगेज बेल्ट्स रुक गए, चेक इन काउंटर्स फ्रीज हो गए और पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है या बस डीले। और लंबे समय तक कोई जवाब ना मिलने से उनका कन्फ्यूजन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और फिर गुस्से में बदल गया, जो बिल्कुल जायज़ भी था। कुछ लोग लगातार 3-4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, सिर्फ एक बैग ड्रॉप करने के लिए। कहीं पे बच्चों को ज़मीन पर बैठकर वेट करना पड़ा, तो कहीं बुजुर्ग लोग अपनी स्टिक्स लेकर लंबी लाइन में खड़े थे। और टर्मिनल्स में बस कन्फ्यूजन का माहौल था। सब इंतज़ार कर रहे थे कि सिस्टम कब वापस चलेगा। इंडिगो ने बाद में स्टेटमेंट दिया, दिस वॉज अ ग्लोबल सिस्टम्स इश्यू एट आवर वेंडर्स एंड नॉट अ साइबर अटैक। मतलब इंडिया के सबसे बड़े एयरलाइन नेटवर्क का पूरा कंट्रोल एक ऐसी ग्लोबल टेक डिपेंडेंसी पर है जो अगर थोड़ी देर भी फेल हो जाए तो पूरा देश रुक जाता है। बाद में इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पब्लिक अपॉलॉजी जारी करते हुए कहा कि असुविधा के लिए वे सिंसियरली रिग्रेट करते हैं और उनकी टीम्स लगातार इश्यू को ठीक करने पर काम कर रही है। ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या इंडिया की एविएशन ग्रोथ उसके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा तेज़ चल रही है? हमने पिछले 2 साल में रिकॉर्ड फ्लाइट्स देखी है, न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू टर्मिनल्स। ये बात क्लियर है कि प्रोग्रेस के मामले में हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन क्या हमारी एयरपोर्ट्स की बैकएंड सिस्टम्स इतनी भारी डिमांड को संभाल सकती है? क्योंकि अगर ये मेल्ट डाउन किसी हॉलीडे टाइम पर होता, जैसे कि दिवाली फेस्टिव सीजन, तो इमेजिन कीजिए कि तब उसका पूरे देश पर कितना बड़ा असर पड़ता। एयरपोर्ट्स पर बाय द आफ्टरनून ऑपरेशंस धीरे धीरे नॉर्मल होते गए, लेकिन जो डैमेज पैसेंजर्स ने फेस किया वो दिखाता है कि हमारी उड़ानें जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही मजबूत हमारी डिजिटल विंग्स भी होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ग्लिच था या हमारी एविएशन सिस्टम को एक वार्निंग शॉट? क्योंकि फ़्लाइट्स सिर्फ ट्रैवल नहीं होती, ये एक देश की मूवमेंट का सिंबल होती है, और जब मूवमेंट रुकती है तो सवाल अपने आप उठ जाते हैं। और इस केओस के बीच इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट का ध्यान खींच लिया है। India has officially overtaken Japan again to become the world's 3rd largest stock market. और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये देखिए, नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स, लगभग 62 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स मार्केट कैप के साथ। नंबर 2 है चाइना, करीब 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पर। और अब इंडिया लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास पहुंचकर सीधा ग्लोबल इक्विटी स्टेज के टॉप लीग में खड़ा है। अब ये अचीवमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बताती है कि दुनिया आज इंडिया को किस नज़र से देख रही है। पिछले कुछ महीनों से इंडिया का मार्केट कैप लगातार ऊपर जा रहा था, और इस बार जो जंप आया वो आया इन 3 चीज़ों की वजह से। पहली, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भरोसा। इंडियन हाउस होल्ड्स आज पहले से ही कहीं ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक। ग्लोबल फंड्स लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ दी ओनली लार्ज प्रिडिक्टेबल ग्रोथ स्टोरी राइट नाउ। और तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और टैक्स सेक्टर्स की तेज़ रैली। जापान टेम्पररीली स्लिप हुआ और इंडिया फिर से ऊपर। ये सिर्फ रैंक चेंज नहीं, ये एक संकेत है कि इंडिया की इकोनॉमिक कहानी अब सिर्फ साउथ एशिया की नहीं, ग्लोबल स्टेज की स्टोरी बन चुकी है। पर एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या इंडिया की स्टॉक मार्केट रैली सस्टेनेबल रहेगी या ये मोमेंटम ग्लोबल कंडीशंस पर डिपेंड करता है? चलिए वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया ने दुनिया को फिर याद दिला दिया है कि वी नॉट जस्ट ग्रोइंग फास्ट, वी आर ग्रोइंग बिग। और इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एक और बड़ा अपडेट आया है, जो है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे ऑनगोइंग वॉर के ऊपर। रशिया ने क्लेम किया है कि उसने प्रोक्रोव्स नाम के एक स्ट्रेटेजिक शहर को कैप्चर कर लिया है।
ये जगह छोटी नहीं है। ये डोनेस्क रीजन में एक मेजर लॉजिस्टिक हब है जहाँ से रेल लाइंस, सप्लाई रूट्स और माइनिंग ऑपरेशंस सब गुजरते हैं। रशियन कमांडर्स ने पुतिन को रिपोर्ट किया कि सिटी सेंटर में उनका फ्लैग लहरा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने कहा लड़ाई अभी भी जारी है। रशिया पूरे शहर पर कंट्रोल में नहीं है, यानी कि दो बिल्कुल अलग पिक्चर सामने हैं। पिछले कुछ वीक्स में प्रोक्रोव्स्क के आसपास लड़ाई और तेज हुई है। रशिया विंटर्स से पहले ज़्यादा टेरिटरी सिक्योर करना चाह रहा है और यूक्रेन लगातार रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एम्यूनेशन और सपोर्ट दोनों पर प्रेशर बढ़ रहा है। इस क्लेम का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ दिनों में यूएस और रशिया के बीच नई डिप्लोमेटिक बातचीत होने वाली है। वॉर जोन में एक शहर के गिरने या ना गिरने का सीधा असर नेगोशिएशन टेबल्स पर पड़ सकता है। अभी सच क्या है, पूरा शहर गिरा या आधा, इसकी क्लैरिटी ग्राउंड से ही आएगी और आने वाले दिनों में हमें शायद एक क्लियरर पिक्चर देखने को मिले। अब एंटरटेनमेंट दुनिया की एक ऐसी खबर जिसने पूरे हॉलीवुड को हिला दिया है। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को 72 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद रहा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि हॉलीवुड में इससे पहले इतनी मैसिव डील शायद ही कभी हुई हो। इस एक फैसले से नेटफ्लिक्स को मिल जाता है HBO का प्रीमियम स्टोरी टेलिंग, वार्नर ब्रोस की सेंचुरी ओल्ड स्टूडियो लेगेसी, DC यूनिवर्स के सुपर हीरोज जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन और साथ ही डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, TLC जैसी पूरी डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी। मतलब अब नेटफ्लिक्स सिर्फ बिंज प्लेटफॉर्म नहीं, एक पावर हाउस स्टूडियो भी बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वार्नर ब्रोस ने खुद को बेचने का फैसला क्यों लिया? सिंपल, भारी कर्ज, स्ट्रीमिंग लॉसेस और केबल टीवी की गिरती पॉपुलैरिटी। और नेटफ्लिक्स के लिए भी ये मौका परफेक्ट था क्योंकि कंपटीशन डिज्नी, अमेजॉन और एप्पल से पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। हॉलीवुड एनालिस्ट ऑलरेडी कह रहे हैं कि दिस डील विल रीशेप द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीमिंग। अब देखने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स इस नई पावर को किस डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं, ये पूरे ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया चैप्टर है। अब समय है आज के इस सेक्शन के पॉजिटिव न्यूज़ का, और वो ये है कि नासा और नोवा के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि इस साल एंटार्कटिक ओजोन लेयर ने पिछले कई दशकों में अपनी सबसे तेज रिकवरी दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल का ओजोन होल यूजुअल से काफ़ी छोटा रहा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक्सपेक्टेड टाइम से 3 वीक्स पहले बंद होना शुरू हो गया था। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से, वो ग्लोबल एग्रीमेंट जिसने सालों पहले CFC जैसी हार्मफुल गैसेस को बैन किया था। मतलब जब दुनिया एक साथ कोई फैसला करती है, उसके असली रिजल्ट्स देखने में टाइम लगता है, लेकिन ये स्टोरी प्रूफ है कि चेंज पॉसिबल है। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं, ये रिमाइंडर है कि प्लैनेट जब गलत डायरेक्शन में जाता है तो उसे वापस सही डायरेक्शन में भी लिया जा सकता है, और यही उम्मीद शायद हमें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देती है।